लिखें निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयोग। कौन से अनुच्छेद में है ये भी अनुच्छेद भाग 15 में, और अनुच्छेद कौन सा है 324 से 329 लिख लो। भाग डिवीजन 15 आर्टिकल 324 से 329। निर्वाचन, निर्वाचन मतलब चुनाव, ठीक है। अब इनका नाम से ही समझ में आ रहा क्या करेगा ये, तो पूरे देश में चुनाव कराएगा। तो इलेक्शन कमीशन का मुख्य कार्य है पूरे देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, ठीक है। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना इसके मुख्य कार्य है। क्या कैसे होता है, कैसे नियुक्ति होती है, तो इसको समझ लीजिए, ठीक है। आर्टिकल 148 कौन सा अनुच्छेद है 148 कहता है, सॉरी आर्टिकल 324 में लिखा है कि भारत का एक इलेक्शन कमीशन होगा, इलेक्शन कमीशन होगा जिसका मुख्य कार्य है भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष क्या कराना, चुनाव कराना। इसके लिए होता है ये। कोई किसी की जब अंडर में काम नहीं करता चुनाव आयोग, ये गलत है। ये स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है, और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराता है चुनाव आयोग। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो भेदभाव करता है, हमें जो करना है कांग्रेस ही जीतती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ईवीएम खराब है, ईवीएम पे आरोप लगा देते हैं कि चुनाव आयोग ईवीएम को है, कुछ नहीं करता है। यानी किसी दूसरे पार्टी की सरकार बन जाए तो ईवीएम अच्छी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीत गई तो ईवीएम कोई खराब नहीं थी। अभी दक्षिण में कौन सा राज्य है, कर्नाटक, वहां पे किसकी, कर्नाटक नहीं, कौन सा राज्य था, अभी राज्य केरल सरकार बनी है कर्नाटक, वहां कांग्रेस की सरकार बनी, किसी ने नहीं कहा ईवीएम खराब थी, ठीक है। लेकिन एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान बीजेपी ने जीत लिए तो ईवीएम खराब हो गई। मतलब आप जीतते रहो तो ईवीएम अच्छी। पिछले 10 सालों से वास्तव में ईवीएम की शुरुआत किसने करी थी, कांग्रेस ने। मनमोहन सिंह की 10 साल तक सरकार चली तो ईवीएम से चुनाव हुए, तो ईवीएम अच्छी। चलो ईवीएम खराब है तो बैलेट पेपर से भी तो चुनाव हुए थे अभी, जैसे वर्तमान में मांग हो रही है, विपक्ष या बाकी लोग कह रहे थे फिर से वही बैलेट पेपर। बैलेट पेपर समझते हो, एक आपको कागज पकड़ा जाए तो कागज में क्या लगाएंगे, ठप्पा, तो वो है सही। तो पंचायत चुनाव तो हुए तो हैं कागज में भाई, जो आपने सरपंच और पंच चुने ये काय पे चुने, बैलेट पेपर पे, उस पे भी तो ज्यादा आई है बीजेपी। अब क्या दिक्कत है, वो तो ईवीएम से हुए ही नहीं, तो उसमें भी आगे हैं वो लोग। यानी आज रेशियो देखें तो 60% सीटें उन्होंने जीती। ममता बनर्जी के क्षेत्र में कुल पंचायत चुनाव हुए, बीजेपी ज्यादा सीटें जीती। तो अब यहां पे कहां ईवीएम आ गई, तो ये सब मन के भ्रम है लोगों का। काम अच्छा करती है, आप काम पे देखो। पिछले 10 साल में, मैंने ये नहीं कहता कि मैं बीजेपी अब कांग्रेस का या ज्वाइन कर ली है मैंने, लेकिन आप वास्तव में काम देखो तो जो पिछले 50 सालों में भारत में काम नहीं हुए वो पिछले 10 सालों में हुए हैं, ये सच है। पहले एम्स केवल 2 से 3 थे। एक एम्स बना था जवाहरलाल नेहरू के समय, एक बना था शायद राजीव गांधी के समय, और एक बना था मनमोहन सिंह के समय। आज भारत में 16 एम्स हैं। कितने, पिछले 10 सालों में आप सोचिए कितने गुना वृद्धि हुई। ओवर ब्रिज नहीं बनवाए, देश के विकास वास्तव में किया नहीं, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं करी। रोटी कपड़ा मकान जो जरूरत लोगों की होती थी, आज भी लोगों के यहाँ घर नहीं है। किस देश का क्या है का विकास कर रहे तो सफाई पे ध्यान नहीं दिया देश को। दूसरे देशों से हमने संबंध अच्छे नहीं रखे, लोग हमें पैसा देने से कतराते थे, कंपनियां हमारा बिजनेस नहीं कर पाती थी, आने ही से डरती थी क्योंकि सिक्योरिटी नहीं दे पाते थे। आज हमने वो सारी चीजें नए तय की। G20 जैसे विश्व के विकसित देशों को बुलाया अपने यहां, मेहमानगिरी करी हमने। तो ये सारी चीजें दिखाता है और ये करना पड़ेगा। उसी नाम पे वोट जा रही हैं। कोई व्यक्ति इतना पागल नहीं है ना इतना मूर्ख है
कि बिना कारण के एक बार जिता दे, 2 बार जिता दे, 3 बार जिता दे, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, एक बार धोखा हो सकता है, 2 बार धोखा हो सकता है, ये थोड़ी कि पिछले 10-15 सालों से धोखा ही खाते जा रहे। चलो ठीक है, हम लोग अनपढ़ हैं, बिहार या राजस्थान है, हम छत्तीसगढ़ है, बाकी राज्य भी तो जीत रहे हैं। ठीक है, यूपी में कभी नहीं हुआ सरकार की लगातार एक ही पार्टी की आए, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार समाजवादी, एक बार बीएसपी, लगातार 2 बार चुनेगा योगी आदित्यनाथ। तो इस तरीके से ये मन का भ्रम है, कुछ नहीं होता है। एक और कहावत थी कि जो व्यक्ति नोएडा जाता है कभी मुख्यमंत्री नहीं बनता, यूपी में एक कहावत थी ये। योगी नोएडा भी गया और दोबारा जीता भी। काम करो ना, जब हम मेहनत करते हैं तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा, और जब हम काम नहीं करते तो फिर दूसरे पे क्या लगाते हैं, आरोप। ठीक है, और जब हमने खुद मेहनत करी परिणाम आपको खुद दिखता है। यदि हमने मेहनत करी, परिश्रम किया, हम पढ़ते हैं, हम रिवीजन करते, हम पुराने पेपर लगाते, हम समय का ध्यान रखते, हम नहीं करते समय बर्बाद, आपको खुद लगने लगेगा कि अब मेरा सिलेक्शन 2024 में 100% श्योर है। किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं है, न किसी के सामने आपको सफाई देने की जरूरत है, आपका सिलेक्शन आपको बोलेगा। और ऐसा हुआ और ऐसा कई लड़कों ने करके दिखाया भी। ठीक है, तो ये दूसरों पे आरोप लगाना कि ऐसा नहीं है, आप खुद अपनी भूमिका बनाइए, अपनी प्लानिंग बनाइए, उस रणनीति पे आप काम करिए, पीछे मत हटिए, होगा, मिलेगा रिजल्ट, 100% मिलेगा। लेकिन उसके लिए सोना, आराम करना, ऐश करना, ठंडी है, ये सब पढ़ने वालों को नहीं लगती। जो वास्तव में मेहनत करने वाले, उन्हें मौसम तो दिखाई नहीं देता क्या है, उन्हें केवल अपना टारगेट दिखता है और उसे हर हाल में वो अचीव करके रहता है। और वही हाल कंपटीशन में वैसे ही है। इसलिए मैं कहता हूं जैसे बीजेपी अपनी रणनीति बना के चलती है, चुनाव के 6 महीने के 8 महीने पहले ये तय कर लेती हैं सीटें और शुरू कर देते हैं प्लान, और वैसे अपन को भी एग्जाम के 6 महीने 8 महीने पहले से सारी चीजें वेल डिफाइन करना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितने घंटे पढ़ रहे हैं, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। ठीक है, शाम के 4 के बैच में मैंने नए साल पे और कुछ नहीं, एक चीज मैंने बोली, आप लोग नियम बना लो अपने, 5 नियम खुद के बनाओ 2024 में कि हम इन सिद्धांतों पे काम करोगे, ये फॉलो करना है हमें। आप करके देखिए, बनाना तो पड़ेगा ही। जितने सफल हुए हैं उन सफलता के पीछे, वो आया था पीएससी का सिलेक्शन पॉइंट, अभी बुलाया था मैंने, फेसबुक नहीं चलाई भाई साहब। मैंने कहा तेरी फोटो फेसबुक में शेयर कर दी है, तो कह रहा था सर हमने तो फेसबुक कब से नहीं चलाई। एक हम है जो कुछ है नहीं है, अपन लोग दिन भर फेसबुक, व्हाट्सएप, ऐसे इंस्टाग्राम चलाते हैं जैसे दुनिया में तुमसे ज्यादा पॉपुलर कोई हो ही नहीं। इन चीजों को कंट्रोल करना होगा, और जो कंट्रोल कर गए वो बन भी गए। चलाइए, मैं नहीं कहता हूं मोबाइल मत चलाइए, चलाइए, लेकिन जो जरूरत की चीजें उस पर चलाइए। टाइम वेस्ट करोगे, टाइम बढ़ने वाला नहीं है, 24 घंटे ही है आपके लिए। टाइम 48 घंटे नहीं होने वाले आपके लिए, 25 घंटे नहीं, 24 घंटे ही। अब 24 घंटे का आप दिन भर में पर डे कितना यूज कर रहे हैं, आप उसका कैलकुलेशन किया करिए। होमवर्क देता हूं 4 लाइन लिखने के लिए, वो नहीं कर पाते आप लोग, कई लोग हैं। तो ये चीजें हैं। तो ये है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक कैसा है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष। अब इलेक्शन कमीशन में एक होता है, इसका गठन कैसे होता है, तो इसमें एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक है, और शेष होते हैं अदर इलेक्शन कमिश्नर। ये वैसे ही है जैसे अपन ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ा था कि एक होता है कौन, चीफ जस्टिस, और बाकी होते हैं अदर जस्टिस। वैसे इसमें एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, और बाकी होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। अब अन्य चुनाव आयुक्त कितने होंगे, इसका निर्धारण समय समय पे कौन करेगी, संसद। जब हमारा पहली बार इलेक्शन कमीशन बना था, और ये बना था, मतदाता दिवस कब मनाते हैं, 25 जनवरी 1951 को बना था। क्या, इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था। इसीलिए 25 जनवरी का दिन किसके रूप में, मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब 1951 में इलेक्शन कमीशन बना था तो केवल एक सदस्य थे। कितने सदस्य था, एक सदस्य। ठीक है, बाद में एक घटना घटी और उसके बाद चुनाव आयोग त्रिसदस्यीय कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें आप देखें यहां कि गठन
निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के बीच किया गया है। ठीक है, और इसी में देखा जाए तो यह भारत में पारदर्शी निष्पक्ष शासन के लिए इलेक्शन कमीशन की आवश्यकता पड़े 25 जनवरी 1951 को इसकी स्थापना की गई, इसलिए 25 जनवरी का दिन नेशनल वोटर डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, डेट याद रखना है ये। ठीक है, कब मनाते हैं? 25। पहली बार देश में आम चुनाव हुए थे 1951-52 में। कब हुए थे? 51-52 में। अब इलेक्शन कमीशन कैसे बनता है? तो शुरू में होता था एक सदस्य, कितने मेंबर? केवल एक, उसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जब चुनाव करा तब आपको लगता है सर पूरे देश में एक इलेक्शन कमिश्नर कैसे चुनाव करा लेगा? जितने प्रशासनिक अधिकारी सबको जिम्मेदारी दे दी जाती है, चुनाव होता है। चुनाव के समय अपने जिले का कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी बन जाता है। क्या बन जाता है? जितने टीचर मास्टर हैं उनकी भी ड्यूटी लग जाती है, वो भी चुनाव कराते हैं। हेडमास्टर, उनको वहां का प्रभारी नियुक्त कर दिया जाता है, उनकी जिम्मेदारी। मतलब हर प्रशासनिक अधिकारी महत्व देता है। पुलिस वालों की ड्यूटी लग जाती है सिक्योरिटी के पर्पज से। तो चुनाव आयोगों को खुद नहीं करना, इसको तो केवल निर्माण करना है, नीतियों को कैसे फॉलो करना है वो प्रशासनिक अधिकारी को जिम्मेदारी। सर्वे होता है, मतदाता सूची बनवाई जाती है। मतदाता सूची का जे जाके बनवाते हैं? जी नहीं, टीचरों को दे देते हैं कि हर गांव का बनाओ आप लोग। ये तो प्रशासन के काम है, यही तो कर्मचारी हैं प्रशासन के। तो कलेक्टर खुद निर्वाचन अधिकारी बन जाएगा, वो सब डिवीजन को सौंप देगा। जिले की कमान पूरी कलेक्टर के हाथ रहेगी, कलेक्टर फिर डिप्टी कलेक्टर को सौंप देगा, सिक्योरिटी का काम एसपी को सौंप देगा। इस तरीके से क्या कराए जाते हैं पूरे देश में चुनाव। तो पहले एक था, फिर 1993 के बाद, कब के बाद? 1993 के बाद पे एक होता है मुख्य और दो होते हैं अन्य। तो अब कितने हो गए टोटल? 1 + 2, तो कितने हो गए? 3। तो वर्तमान में कैसे हैं ये? त्रिसदस्यीय है। ठीक है, तो एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्तमान में, और दो होते हैं अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो अब कितने होते हैं? 3। ऐसा क्यों हुआ? उसका एक संशोधन था। कहते हैं पहले मतदाता की आयु होती थी 21 वर्ष। कितनी होती थी? फिर एक संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। इसमें क्या किया कि जो मतदाता की आयु थी वो 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। कितनी कर दी गई? 21 से घटा के 18 वर्ष। अब आप बताओ कि पहले 21 साल के लड़के, 21 साल के लोग वोट देते थे, अब कितने साल के देने लगे? 18 साल तक के। तो मतदाता की संख्या घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। पहले 21 साल हो जाए तो वोट देना शुरू करते थे, अब 18 ही साल हुए और वोट देना शुरू कर दिए। तो मतदाता की संख्या बढ़े, 89 में से लागू कर दिया। और इन मतदाता की संख्या में वृद्धि होने के कारण ही चुनाव आयोग को 2 और नियुक्त हुए और 3 कर दिए गए। कब? 1993 में, जब पहली बार चुनाव हुए, क्योंकि इसे 89 से क्या किया गया था? लागू। हालांकि 89 में भी कहते हैं कि 2 नियुक्त कर दिए गए थे, लेकिन निर्वाचन आयोग ने सोचा कि अभी नियुक्त कर दो, जैसी चुनाव होंगे हम इनको बाहर कर दें, और ऐसा हुआ भी। तो फिर से एक सदस्य, लेकिन आप अपन को वो पूरी कहानी नहीं लिखना, आपको केवल ये लिखना है कि पहले एक सदस्य था, 1993 से कितना हो गया? त्रिसदस्यीय। इस तरीके की एक स्याही लगाई जाती है जब आप वोट देने जाते हो। एक स्याही कौन सी होती है? सिल्वर नाइट्रेट। कौन सी होती है? सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड इन द टाइम ऑफ वोटिंग, ताकि दूसरा ये स्याही कम से कम हफ्ते, वीकली चलती है, मतलब एक बार, जिंदगी भर चलती है। अलग ही होगी, बहुत अंदर, यहां अंदर पेन से सेट कर देते हैं और वो स्याही लंबे, और इससे ये पता चलता है कि आप वोट दे चुके हैं, दोबारा उसका मिसयूज ना कर सकें। क्योंकि जो निर्वाचन वोट देने वाला वो जानता थोड़ी आपका फेस, कि देख लो हम थोड़ी आए थे, बुआ आया था, हमारा भैया आया था, अरे ये नाखून में लगा है, अब तुम्हारे मतलब आपने वोट दे दी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें याद रखेंगे ये क्या होती है? सिल्वर नाइट्रेट, इसका भी यूज रखना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अब सबकी नियुक्ति कौन करता है? तो सबकी नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति, चाहे मुख्य हो और चाहे अन्य हो।
बस अंतर यह है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति करता है और जब अदर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करेगा तो एक बार सलाह लेता है किससे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, मुख्य चुनाव आयुक्त से सलाह लेता है। कार्यकाल कितना होता? या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, वैसे ही जैसे कि सीएजी में है तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी। बाकी सारी कंडीशन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होती है। जैसा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पावर है, शक्तियां हैं, हटाना है, इस्तीफा देना है, वैसी शक्तियां होती हैं इन अधिकारियों की। मतलब सैलरी कितनी होगी तो अन्य की जितनी है। अन्य की कितनी है? सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की 2,50,000। ये किसे इस्तीफा देते थे तो ये भी किसको देंगे? यदि इन्हें पद से हटाना हो तो कैसे हटाते से? महाभियोग। तो ये भी कैसे हटेंगे? महाभियोग के तहत। वैसी प्रक्रिया इनके लिए भी होगी। मतलब बाकी सेवा शर्तें, पावर, शक्तियां वैसे ही होंगी जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। मतलब पूरा डिटेल में नहीं लिखा, एक लाइन लिख दी गई है कि जो पावर, शक्तियां, पद से हटाना, शपथ दिलाना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है, वैसी पावर, शक्तियां चुनाव आयुक्त की होती है। और तीनों चुनाव आयुक्त चाहे मुख्य हो चाहे अन्य है, इनके पावर बराबर समझे जाते हैं और वेतन भी सबकी समान है। वहां तो चीफ जस्टिस और अदर की अलग अलग थी, यहां चाहे मुख्य हो चाहे अन्य हो, सभी के वेतन, सेवा शर्तें, शक्तियां क्या हैं? बराबर हैं। ये सब समान होती हैं। ठीक है, तो इसी में मुख्य कार्य क्या है ये इंपॉर्टेंट है। देखें, पूरे देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष क्या कराना? चुनाव कराना। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसदीय चुनाव, ये विधानसभा चुनाव, ये पूरे चुनाव कराता है कौन? चुनाव आयोग। और क्या काम है? चुनाव तिथि, चुनाव परिणाम और आचार संहिता की घोषणा करना। कब चुनाव होना है, इसका रिजल्ट कब आएगा, कब से आचार संहिता लागू होगी, इसकी भी घोषणा कौन करता है? चुनाव आयोग। और क्या काम? चुनाव से संबंधित जितने विवाद हैं सभी का समाधान। किसी ने ईवीएम तोड़ दी, लड़ाई करने लगे, अंतिम डिसीजन कौन लेगा? ज्यादा ही विवाद हुआ तो हो सकता वहां का चुनाव हुआ जो है उसे कैंसिल कर दे। ये चुनाव आयोग कर सकता है। केवल एक विवाद ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है? बाकी सारे चुनाव से संबंधित विवादों का समाधान इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चुनाव में खर्च किए जाने वाले पैसों की सीमा भी तय करता है। कितना खर्च हुआ नहीं हुआ ये भी तय करेगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का नेक्स्ट काम क्या है? राजनीतिक पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियों को, कौन सी नेशनल पार्टी है, कौन सी क्षेत्रीय पार्टी है, इसका दर्जा भी कौन करता है? चुनाव आयोग। और उन्हें चुनाव चिन्ह वितरित, किसे झाड़ू देना है, किसे लोटा देना है, किसे ताला चाबी देना है, ये चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह वितरित करना है। किसे झाड़ू देना है, झाड़ू है चुनाव चिन्ह। ठीक है, तो ये भी यही करता है। नेक्स्ट, जो वोटर लिस्ट बनती है, मतदाता सूची का निर्माण भी करवाता है कौन? चुनाव आयोग। और समय समय पर इसका नवीनीकरण, नवीनीकरण समझते हो? जो नए 18 साल क्रॉस हो गए उनका नाम जोड़ना और जो यहां से चले गए उनका नाम हटाना, ये भी कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। वर्तमान में कौन है मुख्य चुनाव आयोग? राजीव कुमार। कौन है? और पहले चुनाव आयुक्त तो कौन थे? तो फिर वही आ गया कि वर्तमान में इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। पहले कौन थे? सुकुमार सेन। तो ये भी पहले और वर्तमान। और दो अन्य है। दो क्या है? अन्य है। अन्य में कौन कौन? अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। तो वर्तमान में मुखिया है राजीव कुमार, अन्य है अनूप चंद्र पांडे और कौन है? अरुण गोयल है। ठीक है, ये है ईवीएम। इस तरीके से होती है ईवीएम। ठीक है, ईवीएम देखा हो, यहाँ पे चुनाव चिन्ह होता है, जैसे ये बटन दबाओगी ये यहाँ पे लाइट जलेगी, एक आवाज आएगी। ठीक है, और आपका मतदान हो गया। ये अधिकारी के पास एक अधिकारी बनाते हैं जिसे कहते हैं पीठासीन अधिकारी, वहां का हेड।
जब वो अपना बटन यहां से दबाएगा तब ये मशीन चालू होती है। ऐसा नहीं कि तुम गए 4-5 बार दबाने पड़े, एक बार में एक ही वोट होता है। नहीं, एक ने अभी, अब पता नहीं राजनेता जानते नहीं कि बेवकूफ बनते हैं। एक कह रहा था हम यहाँ जब थे हमने 5 बार बटन दबाया तो 5 ही बार बीजेपी को। यार तुम्हें 5 बार का एक बार दबाई होगा बटन, सरासर झूठ बोल रहे हो तुम। एक बार ही, क्योंकि जब तक पीठासीन उनने यहाँ पे नेल्स में लगाया, पहले आप आगे आएंगे तो आपके पास एक आधा परिचय पत्र होगा, मैलान की अच्छा रामलाल के बेटे हो, अच्छा ठीक है, पिता का नाम माता का नाम चेक कर लिया, मतलब आप फर्जी नहीं हो। उससे चेक की बोले आगे जाओ, तो आगे गए तो उन्होंने पहले एक पेन लगा के यहाँ इंक है, फिर और आगे गए तो फिर पीठासीन अधिकारी आपको देखेगा और वहां से आपका बटन चालू करेगा, तब जाके ये मशीन चालू होगी। और इसमें एक ही बार वोट डलेगा, दोबारा आप सोचो कि 3-4 बार हम दबा दें, नहीं दबेगा, क्योंकि फिर से पीठासीन अधिकारी चालू करेगा तब दोबारा वोट होगा। ठीक है, और वहां से आप मतदान करके निकल जाओगे। तो ये होती है। ईवीएम की शुरुआत बीजेपी ने नहीं करी, वास्तव में ईवीएम की शुरुआत सबसे पहले हुई थी 1982 में, और इसका उपयोग करने वाला पहला राज्य है कौन? केरल। कौन सा राज्य है? अब क्या इस समय बीजेपी की सरकार थी क्या, जो आज आरोप लगा रहे? मतलब तुम ही इस मशीन ने तैयार किया, तुमने ही मशीन शुरुआत करी, और आज चुनाव हारने लगे तो यही मशीन तुम्हारे लिए आफत बन गई। ठीक है, इतने साल तक इसी से जीतते रहे। 1998 में पहली बार एमपी में 5 विधानसभा में, राजस्थान में 5 विधानसभा, दिल्ली की 6 प्रैक्टिकल तौर पे चुनाव हुए थे। फिर धीरे धीरे और आगे बढ़े, संपूर्ण चुनाव ईवीएम से कराने वाला पहला राज्य था गोवा, और वो हुए थे 1999 में। और फिर 2004 की लोकसभा चुनाव ईवीएम से पूरे देश में होने लगे। तब से ईवीएम की क्या हुई, यहां पे शुरुआत हुई। एक राष्ट्रीय पार्टियां पूछी जाती हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे। पहले राष्ट्रीय पार्टियां टोटल 9 थी। कितनी थी? वर्तमान में 3 राष्ट्रीय पार्टियां खत्म कर दी गई हैं। टोटल कितनी है? 6। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी कौन देता है? इलेक्शन कमीशन। कौन देता है? कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वर्तमान में? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तीसरी है कौन? बीएसपी, चौथी है एनपीपी, 5वीं है सीपीएम, और 6वीं है आम आदमी पार्टी। तो कितनी है राष्ट्रीय पार्टियां? 6। 3 का दर्जा समाप्त हो गया है, एक सीपीआई का, एक एनसीपी का, और एक है तृणमूल कांग्रेस का। वही कम्युनिस्ट पार्टी जिसके अध्यक्ष डी राजा हैं, वही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसके अध्यक्ष शरद पवार हैं, वही तृणमूल कांग्रेस पार्टी जिसकी अध्यक्ष ममता बनर्जी हैं। ये 3 खत्म हो गई और एक नई पार्टी शामिल हुई है, वो है आम आदमी पार्टी। 2023 में आम आदमी, ये है टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टियां। आम आदमी पार्टी को अभी दर्जा मिला है 2023 में। कब मिला है? 2000। ये पहले से थी एनपीपी, बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस, और ये अब समाजवादी से अच्छी पार्टी है बीएसपी, क्योंकि उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, राष्ट्रीय पार्टी को केवल अपने राज्य में नहीं, भारत के कई राज्यों में अच्छा प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। लोकसभा जितने चुनाव, कम से कम पूरे ऑल इंडिया में 6% आपको वोट मिलना चाहिए, विधायक कम से कम 4 जीतना चाहिए, और इस तरीके से भी आम आदमी ने अभी रिकॉर्ड बनाया है, तो ये भी शामिल। तो टोटल ये 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी को 2023 में राष्ट्रीय पार्टी का क्या मिला है? दर्जा, और 23 में ही शरद पवार की पार्टी एनसीपी बाहर हुई, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल बाहर हुई, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्या हो गया है? खत्म कर दिया गया है। ठीक है, 23 में। और ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे प्राप्त हो? तो जो 2019 के नियम है वो ये हैं। इसमें कहा गया है कि 4 या अधिक राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। लोकसभा या राज्यों की विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में कुल पड़े वैध मतों का कितने %? 6% मत प्राप्त करना हो। ठीक है, इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटें आप जीतें तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का क्या मिलता है? दर्जा। राष्ट्रीय पार्टी अलग होती है और क्षेत्रीय पार्टी अलग होती है। इसको लिख लोगे।